सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। So, namaste everyone. So today आज हम लोग वैशेषिक हमारा न्याय शास्त्र जो है इसका अभ्यास हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था और आज हम वैशेषिक शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन न्याय का जो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट सूत्र लिया था उसका थोड़ा सा पढ़ना हमारा रह गया था, तो अभी मैं उसको कवर करना चाहूंगी। थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को। Let me just remind you which I had promised that we will read these sutra where about the metaphysics of तत्व मीमांसा या आध्यात्मिक ज्ञान का जो आध्यात्मिक ज्ञान है न्याय शास्त्र का, उसके बारे में जो सूत्र दिया गया है वो हमने पढ़ने का तय किया था। तब लास्ट क्लास में समय नहीं बचा, रह गया, तो अभी हम उसे कवर कर लेते हैं और उसके बाद में वैशेषिक शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स या आध्यात्मिक ज्ञान ऑफ न्याय। तो न्याय दर्शन इज एन इंक्वायरी इनटू द मेथड्स एंड प्रमाणस ऑफ वैलिड नॉलेज। याद दिला दो कि न्याय शास्त्र क्या है। तो जो साधन है ज्ञान प्राप्त करने के, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है, यानी जिसको हम प्रमाण कहते हैं, उन साधनों का अभ्यास, उन प्रमाण का अभ्यास ये न्याय शास्त्र में कवर किया गया है। Its metaphysics is concerned with delineating the objects of knowledge, that is the प्रमेय। अब जिसका हम ज्ञान ले रहे हैं उसको कहते हैं प्रमेय। अगर आप मन का ज्ञान ले रहे हो तो जिस साधन से या मेथड से आप ज्ञान लेते हो वो मेथड को प्रमाण कहते हैं। और मन का ज्ञान है तो मन हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, वो बन गया प्रमेय। तो जिस प्रमेय का प्रमाण हम ले रहे हैं, तो जिन जिन चीजों का हम ज्ञान ले सकते हैं उन सबको हमें छोड़ना होगा। अगर आत्मा से जुड़ना है तो ज्ञान लेने ली जा सकने वाली हर चीज, एवरीथिंग दैट इज नोवेबल has to be delineated, has to be broken away from if we want to connect to the soul। अगर हम आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो okay। So according to Nyaya, the prameya or novables are given in the ninth sutra, book 1 chapter 1। तो पहली किताब के पहले चैप्टर का 9वें सूत्र में किन किन चीजों का ज्ञान तुम ले सकते हो ये उन्होंने बताया है। ओके, सो ज्ञान लेने की, अगर हमें मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो हमें ज्ञान लेना होगा। और ज्ञान लेने के बाद जिन जिन चीजों का हम ज्ञान ले रहे हैं उन सबको हमें छोड़ना होगा। लेकिन जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता पता कैसे चले कि हमें क्या छोड़ना है? बराबर है ना? सही, isn't that true? I have to know first so that I can give it up. Alright? तो ये जो प्रमेय है या नोवेबल्स है, उनका उन्होंने 9वें सूत्र में वर्णन दिया है। मैं वो थोड़ा आपको पढ़ के दिखाती हूँ। आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनस प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव फल दुख अपवर्ग stu prameyam। So what they are saying is the soul, the body, the senses, the objects of senses, the intellect, the mind, the activity, the fault, the transmigration, the fruit, the pain and release, these are the objects of novebles। Very interesting। Alright, मैं अभी ये एक एक आपको धीरे से बताती हूँ so that you can note it down। तो टोटल उन्होंने
12 प्रमेय दिए हैं। देर आर 12 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नोवेबल्स ऑफ प्रमेय। तो ये 12 ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं आप लिख ले सकते हो। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, ये हो गया ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। सूत्र नंबर 9 to 22, जिनके पास किताब है पेज नंबर 567 बनता है। या तो पहला हम लेते हैं आत्मा। हाँ, पहला जो नोवेबल है ये है आत्मा। Alright? अब आत्मा का अगले सूत्र में आत्मा किसको कहेंगे ये उन्होंने दिया है। आत्मा में कुछ चीजें हैं ऐसा उन्होंने दिया है। दीज अबाइड इन द सोल और राधा द क्वालिटीज ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड आत्मा। तो आत्मा के गुण उन्होंने यहाँ पे दिए हैं और वो 10वां सूत्र है। इच्छा, द्वेष, यत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। यानी डिजायर, एवर्जन, वॉल्यूशन, प्लेजर, पेन एंड इंटेलिजेंस आर द मार्क्स ऑफ द सोल। जो भी आत्मा में है तो वो आत्मा को इच्छा होगी या द्वेष होगा या तो प्रयत्न, वॉल्यूशन, या इच्छा ही बोल सकते हैं, प्लेजर यानी सुख, दुख और ज्ञान। ये आत्मा के गुण है यहाँ पे उन्होंने दिया है। ओके, आई विल कीप रीडिंग इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन। अगर आप नोट्स लिख रहे हो, आप चाहो तो मुझे रिपीट करने को बोल देना, मैं लूंगी। सो 10th सूत्र में उन्होंने आत्मा के गुण बताए हैं। सो आत्मलिंगम ऐसे उन्होंने शब्द यहाँ पे यूज किया है। सो पहला नोवेबल है आत्मा। अब दूसरा नोवेबल है शरीर, बॉडी। बॉडी का 11वें सूत्र में वो कहते हैं चेष्टेन्द्रियार्थ श्रय क्षय शरीरम। शरीर किसे कहते हैं? बॉडी इज द साइट ऑफ जेस्चर, सेंसेस एंड सेंटिमेंट्स। शरीर उसे कहते हैं जहाँ पे मुद्राएं हैं, यानी जेस्चर्स है। जेस्चर्स कब होगी? जब हलचल है, जो गतिशील है, राइट। सो जहाँ पे मुद्राएं है, जेस्चर्स है, इंद्रिय है, सेंसेस है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रू दो सेंस, सेंटिमेंट्स यानी फीलिंग्स है या इमोशंस है, उसे कहेंगे शरीर। थोड़ा सा यहाँ पे जो उन्होंने डिटेल दिया है मैं पढ़ सुनाती हूँ। बॉडी इज द साइट ऑफ जेस्चर in as much as it strives to reach what is desirable and to avoid what is hateful। शरीर का वर्णन करते हुए वो यहाँ पे कहते हैं शरीर ऐसी जगह है जहां पर जो चीज पसंद है शरीर उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और जो चीज पसंद नहीं शरीर अपने आप को दूर खींचता है। राइट, सही है कि नहीं है? अगर हमें कुछ गर्म लग रहा है या कुछ चुभ रहा है, हम तुरंत शरीर पीछे हट जाता है। तो एक तो इन्होंने मुद्राएं कही है, यानी जेस्चर की साइट है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ सेंसेस, फॉर द लैटर एक्ट वेल और इल अकॉर्डिंग एज द फॉर्मर इज इन गुड और बैड ऑर्डर। वही बात होती है इंद्रियों की। इंद्रियां भी राग, द्वेष, प्लेजर और पेन को रिएक्ट करते हैं, लेकिन इंद्रियों का रिएक्शन शरीर के आरोग्य पे निर्भर है। ये बात यहाँ पे उन्होंने कही है, इसलिए मैंने कहा था कि ये पोर्शन मैं आपको पढ़ सुनाऊंगी बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सच में देखो, अगर आप बीमार हो, कितनी भी अच्छी पार्टी है, कितना भी अच्छा खाना है, आप ग्रहण नहीं कर सकते। राइट, तो ये जो राग द्वेष है यानी प्लेजर एंड पेन जो है, दैट विल डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ द बॉडी। राइट, सो दैट इज व्हाई बॉडी में जेस्चर इंक्लूड किया है, इंद्रियों को इंक्लूड किया है, और तीसरा सेंटिमेंट्स विच कॉम्प्राइज प्लेजर एंड पेन आर ऑल्सो लोकेटेड इन द बॉडी विच एक्सपीरियंसेस देम। सुख दुख का अनुभव कहाँ होता है? इमोशंस कहाँ फील होते हैं?
शरीर के अंदर, है ना। इसलिए शरीर में इमोशंस या फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स, इंद्रिय यानी सेंसेस, और उसके साथ में जेस्चर यानी मुद्राएं, ये तीनों भी समाविष्ट है इन द बॉडी. So this was our second knowable. The third knowable is इंद्रिय, senses. अब यहाँ पे उन्होंने वर्णन दिया है 12th मंत्र में, घ्राण रसन चक्षु त्वाक श्रोत्राणि इंद्राणि भूतेभ्यः, यानी नोज, टंग, आईज, स्किन एंड ईयर आर द सेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एलिमेंट्स. तो कहाँ से हमारे इंद्रिय किसमें से तैयार होते हैं? How are our indriyas formed? From the Pancha Mahabhutas. Body is also formed from the Pancha Mahabhutas. So here they are saying that from the Pancha Mahabhutas come our indriyas. पंच महाभूत से इंद्रिय तैयार होते हैं. कैसे पूछो आप? अगर कैसे पूछेंगे तो यहाँ पे समझाया, नोज इज द सेम नेचर एज अर्थ. पृथ्वी तत्व का जो स्वभाव है वही हमारे नाक का स्वभाव है, यानी क्या? गंध. तो गंध हमें नाक में महसूस होता है, जो पृथ्वी तत्व का गुण है. फिर हमारा टंग जो है ये जल या पानी. तो दूसरा क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, राइट. तो जल जो है, ये जल हमारा टेस्ट है. आई एज द लाइट. अग्नि कहाँ पे है? आंखों में है. त्वचा एज द एयर, यानी वायु कहाँ है? स्पर्श ज्ञान, यानी त्वचा पे आएगा. और ईयर एज ईथर, और आकाश तत्व जो है हमारे कानों से, कान हमारे आकाश तत्व के गुणधर्म के हैं, यानी नाद जो है ये हमारे कानों से सुनाई देता है. सो ये बन गए इंद्रिय. अब नेक्स्ट है हमारा आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ. अब अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ यानी विषय, जिसको हम विषय कह सकते हैं. आई विल जस्ट रीड आउट द मंत्र फॉर यू. पृथ्वी व्यापस्तोजो वायु राका शमिति भूतानि. अर्थ, वाटर, लाइट, एयर एंड ईथर, दीज आर द एलिमेंट. तो भूत, पंच महाभूत को ही उन्होंने अर्थ ये शब्द दिया है, या हम जिसे कह सकते हैं ये हमारे विषय है. जे पिंडित ब्रह्मांडी, तो वो जे कौन है? तो जे ये है, ये 5 महाभूत, या जिसको यहाँ पे उन्होंने अर्थ कहा है. नेक्स्ट आता है बुद्धि, भूतानी. नेक्स्ट इज इट बुद्धि? यस, इट्स बुद्धि नेक्स्ट. तो ये 14th मंत्र में वो कहते हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणाः तदर्थः, यानी स्मेल, टच, कलर, smell, taste, color, touch and sound are the objects of the senses and qualities of the earth, etc. तो वही बात हो गई यहाँ पे कि बुद्धि जो है ये ज्ञान ग्रहण होने के बाद समझने का काम, कॉग्निशन इज डन बाय अवर इंटेलेक्ट. हमारी बुद्धि हर चीज को, जो भी हमें ज्ञान ग्रहण होता है इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि हमारी उसे समझती है. तो यहाँ पे गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये जो 4 है ये हमारे इंद्रियों के विषय है, इसलिए विषय ये शब्द यहाँ पे दिया गया है. क्वालिटीज ऑफ अर्थ एक्सेट्रा. स्मेल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नोज एंड द प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ अर्थ. टेस्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टच of the tongue and quality of water. Color is the object of eye and quality of light. Touch is the object of skin and quality of air. And sound is the object of ear and quality of ether. तो कौन से 3 चीजों को यहाँ पे कनेक्ट किया? इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचमहाभूत. 5 तन्मात्रा, 5 पंचमहाभूत, 5 इंद्रिय, इनको जोड़ दिया है और ये बन जाते हैं हमारे
नहीं, बुद्धि नहीं, आई थिंक कुछ आई दिस बिकम्स अवर विषय अर्थ. काय काय मिस झालं माझं? शरीर मी सांगितलं बरोबर, आत्म सांगितलं, आत्मलिंगम इज 10, शरीर इज 11, 12th इज इंद्रिय, 13th इज भूत यानी अर्थ यानी विषय, 14th यहाँ पे बुद्धि दी है, पर यहाँ पे शायद 14th और 13th जो है ये दोनों विषय को लेके डिस्क्राइब किया है. बुद्धि नहीं, बुद्धि का मंत्र अभी आएगा. आई एम सॉरी. ये दोनों जो है यानी पंचमहाभूत और इंद्रियों को पहले जोड़ा, या तन मात्रा को पहले जोड़ा, और अब उन्होंने पंचमहाभूत, तन मात्रा और इंद्रियों तीनों को भी जोड़ दिया. ये सब कौन से में आएगा? अर्थ या विषय, इसमें आएगा. इज दिस क्लियर? या ममता, आर यू देयर विथ मी? एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज बुद्धि. बुद्धि के बारे में मंत्र दिया है या सूत्र दिया है. बुद्धि उपलब्धि ज्ञान, उपलब्धिर ज्ञान मित्यनर्था नर्थांतरम. आई माइट बी नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेकिन उसका मतलब है इंटेलेक्ट, एप्रीहेंशन एंड नॉलेज. दीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. बुद्धि क्या करती है? बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, एप्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग, समझने का काम करती है. जैसे अभी मैंने कहा, जो भी कुछ ज्ञान ग्रहण होता है, समझने का काम कौन करता है? बुद्धि करती है. और ज्ञान ये एक दूसरे से अलग नहीं है. हा? जानना यानी बुद्धि itself, intellect itself, understanding and knowledge, they are not different from one another. यहाँ पे वो और उसका अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. द टर्म एप्रीहेंशन, उपलब्धि, देखो उन्होंने बुद्धि, उपलब्धि, उपलब्धि, ज्ञान और अर्थ, ऐसे मतलब मीनिंग, ऐसे तीन जो मंत्र में दिए हैं. तो जो उपलब्धि है, इस एप्रीहेंशन इज जनरली यूज्ड इन द सेंस ऑफ परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष. तो जब भी हमारा have you guys come with me? जान्हवी, विषयावर आलात ना तुम्ही? का अजून मागेच आहात? you're with me, right? ओके. तो जो उपलब्धि है वो जो है वो प्रत्यक्ष उपलब्धि के वजह से होता है. यानी प्रत्यक्ष कब होता है? जब बुद्धि की उपलब्धि अवेलेबल है तभी. अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी, buddhi, which is the first thing evolved out of the prakriti, altogether different from jnana, which consists in the reflection of external objects on the purusha, the abode of transparent consciousness. अब बुद्धि और प्रकृति और पुरुष, ये तीनों को सांख्य में अलग अलग माना गया है, लेकिन यहाँ पे उपलब्धि में प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए उन्होंने सब मिला के बुद्धि बनती है, ऐसे उन्होंने कह दिया. यानी बुद्धि जो है वो यानी इंटेलेक्ट, और फिर उसकी जो समझ यानी एप्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग, और जिसका वो समझ ले रही है वो ज्ञान, सब मिला, सब बुद्धि के अंदर ही उन्होंने कवर कर लिया. हाँ, सबको मिलाकर एक ही बताया है यहाँ पे. ओके, इज दिस क्लियर? आलं लक्षात? होत आहे ना? ग्रहण होत आहे ना? मी कुठे आहे तिथे पोचला. आता नेक्स्ट इज मनस. अब मनस को का मंत्र उन्होंने दिया है. युग पज्ञाना नुत्पत्ति, एक मिनट, युग पज्ञाना नुत्पत्ति मनसो लिंगम. द मार्क ऑफ द माइंड इज दैट there do not arise more acts of knowledge than one at a time in the soul. मन उसे कहते हैं जो एक समय पे एक ही चीज का ज्ञान ग्रहण कर सकता है. We always say that, right? The mind can only connect to one thing at a time. हमें लगता है अरे मैंने सोचा भी, देखा भी, सुना भी, लेकिन ये इतना स्पीड से होता है कि हमें वो एक ही लगता है, लेकिन एक्चुअली मन एक समय पे एक ही चीज कर सकता है.
इट इज इम्पॉसिबल टू परसीव टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। हाँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि दो चीजों को एक साथ देखना या एक साथ समझना नामुमकिन है। Perception does not arise merely from the contact of the sense organ on its object, but it requires also a conjunction of the mind. मेरी आंखों ने लैपटॉप को के साथ, मेरी आंखों ने ये लैपटॉप को देखा, तो मुझे समझ गया कि मैं लैपटॉप को देख रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये इंद्रिय जो है ये एक साधन है, ये लैपटॉप जो है ये बाह्य एक साधन है, लेकिन अगर मन मेरा वहां नहीं है तो मैं इन आंखों से इस लैपटॉप को देखूं, पर मुझे ज्ञान ग्रहण नहीं होगा कि मैं लैपटॉप देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मन वहां पे एब्सेंट है। अगर मन वहां पे प्रेजेंट है तो ही ज्ञान ग्रहण हो सकता है। तो उसे कहते हैं मनस, जिसके वजह से ज्ञान ग्रहण होता है। नाउ द माइंड विच इज एन एटॉमिक सब्सटेंस कैन नॉट बी कंजॉइंड with more than one sense organ at a time. Hence, there cannot be more than one more acts of perception than one at a time. देखो क्यों हम एक समय पे एक ही चीज कर सकते हैं। या तो हम देखते हैं, या तो हम सुनते हैं, या तो हम सुनते हैं। एक समय पे एक ही चीज क्यों होती है, इसका यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है, क्योंकि मन हमारा सूक्ष्म है, यानी एटॉमिक कहा है, अणु रेणु जितना सूक्ष्म है। उसकी सूक्ष्मता के वजह से वो एक समय पर सिर्फ एक ही चीज कर सकता है। या तो वो देखेगा, या तो वो सुनेगा, या तो वो समझेगा। लेकिन देखा, सुना और समझा ये इतनी स्पीड से होता है कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ एक साथ किया, लेकिन ये सही नहीं है। तो जो एक समय पे एक ही चीज करता है उसे कहते हैं मनस। ऐसे उन्होंने यहाँ पे समझा दिया। अब अगला जो है वो है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का डेफिनेशन, एक्चुअली दीज आर ऑल डेफिनेशंस ऑफ द नोवेबल्स। जो प्रमेय है उसकी ये व्याख्या है वो यहाँ पर दे रहे। 17वें मंत्र में प्रवृत्ति को लेकर वो कहते हैं, प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर इति। Activity is that which makes the voice, mind and body begin their action. प्रवृत्ति किसे कहते हैं? गतिशीलता को प्रवृत्ति कहते हैं। जो शुरू होता है, चल पड़ता है, the one which starts moving is called as प्रवृत्ति. So activity is that which makes the voice, आवाज फेंकनी पड़ती है ना, voice, माइंड यानी हमारा मन, एंड बॉडी बिगिन देयर एक्शन, और हमारे शरीर, ये तीनों की गतिविधियां जो चलती है या जो शुरू होती है उसे कहते हैं प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति को लेकर, एक्टिविटी को लेकर यहाँ पे उन्होंने 3 प्रकार की एक्टिविटी बताई, राइट? वॉइस, माइंड एंड बॉडी। उसका थोड़ा डिटेल यहाँ पे उन्होंने दिया। These are 3 kinds of actions, that is vocal, mental and bodily, each of which may be subdivided as good or bad. आवाज की गति, मन की गति और शरीर की गति, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये बात उन्होंने बताई है। 3 प्रकार की गतियां बताई है, 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई है, और कहा है कि ये अच्छी और बुरी ऐसे विभाजन इसका होता है। इट कैन बी डिवाइडेड एज, सब डिवाइडेड एज गुड और बैड। बॉडीली एक्शंस विच आर बैड आर, अब शरीर की बुरी प्रवृत्ति किसे कहेंगे? शरीर की बुरी प्रवृत्ति, बैड फिजिकल एक्शन किसे कहेंगे? एक, किलिंग यानी हत्या। अब मेरी या तुम्हारी ये मत पूछो, या प्राणी या पक्षी या इंसान, हत्या होती है, ऑलराइट? सो किलिंग। दूसरा है स्टीलिंग यानी चोरी करना, ओके? और तीसरा है कमिटिंग एडल्टरी, यानी अपनी पत्नी या पति होते हुए दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ संबंध जोडना। त्याला हिंदीमध्ये काय म्हणतात?
कमिटिंग एडल्टरीला काय म्हणतात, एक्स्ट्रा मराइटल अफेयर बोल दो, ऑलराइट। तो इसे कहे, ये 3 चीजें हैं जो शरीर की बुरी प्रवृत्ति। ओके, सो अच्छी प्रवृत्तियां कौन सी है फिर शरीर की? गिविंग, देना, 2 प्रोटेक्टिंग, संभालना, और 3 सर्विंग यानी सेवा करना। ये 3 शरीर की अच्छी प्रवृत्तियां हैं। हाँ, देना, दान धर्म कह लो, कुछ भी, या जो भी बहुत कुछ देते हैं हम शरीर से, जो देते हैं वो। प्रोटेक्टिंग यानी किसी को संरक्षण देना, और तीसरा है सेवा करना। ये 3 शारीरिक अच्छी प्रवृत्तियां है। ये हो गया शरीर को लेकर। अब आवाज को लेकर, वोकल। ओके, सो वोकल एक्शंस विच आर बैड आर, तो बुरी वोकल, वाक बुद्धि शरीरम, वाक कह लो। सो बुरी वाक प्रवृत्ति कौन सी है? एक, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। दूसरा, यूजिंग हार्श लैंग्वेज, पूरे शब्द का इस्तेमाल करना यानी पूरी भाषा में बोलना। तीसरा, स्लैंडरिंग यानी किसी का इंसल्ट करना, या किसी का अपमान, अपमान तो आएगा ही, बुराई करना। स्लैंडरिंग इज बुराई करना। और चौथा है इंडल्जिंग इन फ्रिवलस टॉक, यानी गॉसिप करना। ओके, बिना वजह के बात करना। तो ये गले की या वाक, वाचा जिसे हम कहेंगे वोकल, पूरी प्रवृत्तियां हैं। झूठ बोलना, बुरी भाषा का, बुरी शब्दों का इस्तेमाल करना, बदनामी लोगों की करना यानी दूसरे का बुरा बोलना। और चौथा है यूं ही बातें करना यानी गॉसिपिंग, या तो बस ऐसे ही चर्चा करना खामोखा। तो अपनी आवाज की प्रवृत्ति जो है अच्छी वाली कौन सी है? स्पीकिंग द ट्रुथ, सत्य बोलना। स्पीकिंग व्हाट इज यूजफुल, जिससे कोई मदद हो, कुछ काम की चीज हो, उसकी बात करना। स्पीकिंग व्हाट इज प्लेजेंट, जो अच्छा लगे, जो मन को आनंद दे, सामने वाले को सुख दे, ऐसी अच्छी बातें करना। एंड रीडिंग सेक्रेड बुक्स, और अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। ये सारे हमारे अच्छे वोकल प्रवृत्तियां है, यानी वाक प्रवृत्तियां है। क्लियर? हाँ, वोकल अच्छे और बुरे हो गए। अब मानसिक पे जाते हैं। मानसिक अच्छे और बुरे देखते हैं। मेंटल एक्शंस विच आर बैड आर, तो बुरे मानसिक प्रवृत्तियां है। मैलिस यानी बुराई, बुरा सोचना। मन ही मन बुरा सोचते हैं। अगर हम कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स है जिससे अब जहाँ जिस जो लीडर है उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, और फिर भी हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं, अरे उससे तो फटकारना चाहिए, उससे तो मारना चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट। दूसरा, कोविटसनेस यानी मोह, लोभ। सो मन से लोभी होना, ये बुरी बात है, ये बुरी प्रवृत्ति है। एंड स्केप्टिसिज्म, किसी पे अविश्वास, तो किसी पे भी विश्वास न रखना, ये मन की बुरी प्रवृत्ति बनती है। अब मन की अच्छी प्रवृत्तियां कौन सी है? कंपैशन यानी करुणा, रिफ्रेनिंग फ्रॉम कोवेटसनेस यानी ईर्ष्या, मोह, लोभ, ये सब नहीं करना। ये मन की अच्छी प्रवृत्ति, यानी किसी का अच्छा हो रहा है तो देखा नहीं जाता, तो मन में उनको लेकर बुरे विचार आते हैं। लाइक अगर किसी ने बहुत बड़ा घर बांधा है, सुंदर बनाया है, और कोवेटसनेस किसको, उसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम तुरंत मन में सोचते हैं, हाँ इतने पैसे खाते हैं तो बनाएंगे ही। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ये मन की बुरी प्रवृत्ति बनी। वो पैसे खाते हैं, अच्छे से खाते हैं या बुरे से खाते हैं, उससे मन, हमारे मन में कोई फर्क नहीं पड़ना। कौन क्या करता है उससे हमारे मन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा है डिवोशन,
डिवोशन यानी भक्ति, श्रद्धा, ये बनता है अच्छी मानसिक मानसिक प्रवृत्ति। क्लियर? तो प्रवृत्ति 3 तरह की, वोकल, फिजिकल एंड मेंटल। उनके उसमें भी अच्छे और बुरे, और वो अच्छे और बुरे जितने वो बताए। जी ममता। काया वाचा मनसा बोलते हैं ना मैडम, शुद्ध रहना चाहिए हर वक्त, हर मन। कायिक यानी कौन से भी पूजा पाठ करना हो, कुछ भी अच्छे काम करने के टाइम में यही बुलवाते हैं। यस, कोई भी अच्छा काम के टाइम यही बोलता है, सच बात। इज दिस क्लियर? प्रवृत्ति। अब अगला है दोष। सो अगला प्रमेय या नेक्स्ट नोवेबल दे हैव गिवन एज दोष। तो दोष की व्याख्या वो देते हैं, प्रवृत्त ना लक्षणा दोष, यानी फॉल्ट्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉजिंग एक्टिविटी। दोष अच्छी चीज है, ओके। त्रिदोष तो शरीर के लिए अच्छे ही है, लेकिन दोष यानी यहाँ पे शंकाएं कह लो, या जो मन में हमें महसूस होता है ना, जो दोष है जिसको हम ना, वह भी जहाँ पे हम शंका लेते हैं, सस्पिशियसनेस आता है जिसके वजह से, उसे कहते हैं दोष। तो ये दोष क्या करता है? जब भी मन में या दोष आता है तो दोष प्रवृत्त करता है हमें, यानी गतिशीलता लाता है मन, शरीर और आवाज में। वाक, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये जो ममता जी ने अभी कहा, तो इसमें एक्टिविटी होती है दोष के वजह से। अगर फॉल्ट्स नहीं होते, अगर दोष नहीं होता, तो ये एक्टिविटीज भी नहीं होती। दोष कौन से हैं? द फॉल्ट्स आर राग, द्वेष एंड मूढ़ता। यहाँ पे दोष उन्होंने दिया है राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी एवर्जन, एंड मूढ़ता यानी स्टुपिडिटी। ये दोष है। फिर चाहे वो बुद्धि का दोष होने दो या मन का दोष होने दो, लेकिन ये दोष है। ठीक है, फिर कितने हो गए हमारे? और एक है, नेक्स्ट इज प्रत्याभाव। अब ये प्रत्याभाव क्या है ये देखते हैं। पुनरुत्पत्ति प्रत्याभाव, प्रत्याभाव, दैट्स द वर्ड, प्रत्याभाव। पुनरुत्पत्ति प्रत्याभाव 19th मंत्र सूत्र में वो कहते हैं। प्रत्याभाव किसे, प्रत्याभाव किसे कहते हैं? ट्रांसमाइग्रेशन। उससे क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। ट्रांसमाइग्रेशन मीन्स रीबर्थ। Transmigration is the series of birth and deaths. Birth is the connection of soul with the body, sense organs, mind, intellect, and sentiments, while death is the soul's separation from them. So ये जो पुनर्जन्म हमारा है, जन्म यानी क्या? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भावनाओं से जुड़ना। जब ये सब आत्मा, जब हमारा शरीर धारण करता है, मन धारण करता है, इंद्रियों को धारण करता है, बुद्धि को धारण करता है, भावनाओं को धारण करता है, तो हम क्या कहते हैं? उस आत्मा का जन्म हुआ। Are you there with me? Yeah, guys? हाँ? आत्मा का जब जन्म होता है तब क्या क्या होता है वो दे दिया यहाँ पे। और इन सब से जब वो छूटता है उसे हम कहते हैं मृत्यु। आत्मा जब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, भावनाएं, ये 4 ही चीजों को छोड़ देता है तो हम कहते हैं उसका मृत्यु हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव यानी रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। और अनेक इस तरह से हम जन्म मृत्यु से गुजरते हैं। अब उसके बाद आता है फल। द नेक्स्ट नोवेबल इज फल। ये फल क्या है? 20th मंत्र में वो कहते हैं, प्रवृत्ति दोष जनितोर्थ फलम, यानी फ्रूट इज द थिंग प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटीज एंड फॉल्ट्स। एक तो प्रवृत्ति यानी एक्टिविटी,
और दूसरा दोष यानी फॉल्ट। ये प्रवृत्ति और दोष के वजह से कर्म फल तैयार होते हैं। कर्म किए तो फल तो तैयार होने वाला है। और हमारे अंदर जो दोष है मन के, शरीर के, ये दोष के वजह से भी फल तैयार होते हैं। फ्रूट कंसिस्ट इन द एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर और सफरिंग ऑफ पेन। कौन से फल की हम बात कर रहे हैं? प्रवृत्ति और दोष के वजह से जो फल प्राप्ति है। फल यानी क्या? सुख का उपभोग और दुख का भोग। सुख और दुख का जो भोग लेते हैं हम, वो हम एक हमें हम खुशी खुशी लेते हैं, दूसरा रो रो कर लेते हैं। सुख और दुख का जो भोग लेते हैं इसे कहते हैं फल। ऑल एक्टिविटी एंड फॉल्ट्स एंड इन प्रोड्यूसिंग प्लेजर विच इज एक्सेप्टेबल एंड पेन विच इज फिट ओनली टू बी अवॉइडेड। अब फल को कौन रोक सकता है? अगर आपने पूरी तरह से आनंद ले लिया तो फल खत्म हो जाता है। और द्वेष होने के वजह से दुख नहीं चाहिए, दुख से आप छूटकर दूर चले गए तो भी फलक पूर्ण हो जाता है। अब आनंद का सुख या सुख हम ले लेते हैं, वी डू एक्सेप्ट एंजॉयमेंट, तो वो फल पूर्णतः वहां पे खत्म हो जाता है। दुख को भी वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुख से अगर आप दूर हो जाते हो तो ही उसका भोग पूर्ण होगा। डज दिस मेक सेन्स टू यू? काय वाटतं तुम्हाला त्याच्याबद्दल? क्या क्या लगता है दुख को लेकर? क्यों हमारा दुख खत्म नहीं हो? और फल रूपी दुख कंटिन्यूड रहते हैं। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? दुख से भी, जैसे हमने सुख का पूरा आनंद ले लिया, फल को पूरी तरह से खा लिया, खत्म हो गया। दुख का भी हमको पूरी तरह से उसको खा लेना है, खत्म करना है, यानी उससे दूर हो जाना है। लेकिन हमारे दुख खत्म नहीं होते, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना। घुटना दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, ये है, वो है, बीपी है, शुगर है, क्या क्या है। क्यों नहीं दुख खत्म होता, चाहे शरीर का हो चाहे मन का? क्योंकि हम दुख को पूरी तरह से खाते ही नहीं, हम उसका पूरी तरह से स्वीकार करते ही नहीं। अगर हमने उसको पूरी तरह से अपना दिया तो वो खत्म हो जाएगा, वो कर्म फल पूर्ण हो जाएगा और हम उससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ विजया बोल। बोलायचं नाहीये काही बोलायचं नाही, काय फक्त म्हणते? व्हिडिओ ऑन केला. हा ओके, हा आलं लक्षात? हो येतंय. येतंय? हो दुख, दुख है ना। हम याद है जब मेरा सर दर्द हो रहा था, याद है मेरा घुटना जब दर्द हो रहा था, याद है जब मेरा भाई गुजर गया था, या जब मेरी माँ गुजर गई थी, या ये हुआ था, या जब मेरा अबॉर्शन हुआ था। हम दुख को पूरी तरह से खत्म ही नहीं करते, हम उसे थोड़ा 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 जुड़ते रहते हैं। तो वो कर्म फल पूरी तरह से हम उसको खा के खत्म नहीं करते, ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ। शायद मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? ऑल एक्टिविटी एंड फॉल्ट्स एंड इन प्रोड्यूसिंग प्लेजर विच इज एक्सेप्टेबल, स्वीकार है, एंड पेन विच इज फिट ओनली टू बी अवॉइडेड। हमें दुख नहीं चाहिए तो हम प्रयास प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन एक बार भुगत लिया तो वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे सुख के फल खत्म हो गए, वैसे हम लोग कर्म फल जो है ना, इसको निगेट कर सकते हैं, इसको बैलेंस में ला सकते हैं, या उसको भी एंड उसका आ सकता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और पण अब आरतीजी मला विचारायचं, समाज याला स्वीकारत नाही ना. जे असे स्टेबल असतात दुःखामध्ये सुद्धा, नहीं नहीं मग विजय, त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होतो समाजाचा. समाज काय पण करू दे, तुझ्या मनात तू काय करते हे समाजाला काय देणं घेणं? हो
ते आपण राहतो स्टेबल, पण आपल्या आजूबाजूचे 4 जण त्याच्यावर चर्चा करतात ना असं. त्यांनी केल्यावर आपल्या मनामध्ये काही काडीचा फरक नाही पडला पाहिजे. इतकं स्टेबल आपण राहायला पाहिजे. हा. आपल्या मनाचं आणि जगाचं काही देणं घेणं नाही. अपना अंतर मन, हमारे अंदर हम क्या करते हैं, इससे दुनिया को क्या लेना देना, ये तो सिर्फ हमारा है। तो इसका ज्ञान ग्रहण करना, ये सब क्या है, प्रमेय है। तो कर्मफल का ज्ञान लेना है। ओ, कर्मफल किसे कहते हैं? सुख दुख के जो फल तैयार होते हैं उसको हम कर्मफल कहते हैं। अच्छा, तो जो हम उपभोग ले रहे हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो सुख है, अभी अभी अगर समझो मैं सच में कोई मैंगो खा रही हूँ, अभी तो आम का सीजन अभी चालू है, तो समझो मैं आम खा रही हूँ, वो आम मैंने अच्छी तरह से खा लिया, मेरे पेट में चला गया, मेरा मन भर गया, फिर बाद में मुझे आम का याद भी नहीं आना चाहिए, कम से कम अगले सीजन तक। लेकिन हम ऑफ सीजन भी अगर आम का आइसक्रीम मिलता है क्या देखने जाएंगे, या आम ढूंढने जाएंगे, यानी हम वो सुख को पूरी तरह से उसको खत्म नहीं किया, उसका पूरी तरह से उपभोग नहीं लिया, अभी इच्छा बाकी। दुःख तू म्हणते समाज, राईट, दुःख एकदाचं दुःख करून संपूर्ण विषय बंद करायचा, ती फाईल क्लोज करून टाकायची. नाही, मी हे माझ्याबद्दल नाही बोलत आहे, मी आता अनुभवते, आमच्या घरात चालू आहे, म्हणजे माझ्या जाऊबाईंचं. तर बघणारे असे तिला म्हणतात की ती एकदम स्टेबल आहे, तिला काही फरक पडत नाही असं. हा, असं हे जे चालतं त्याच्यावरनं सांगते बस. विजया जी, कुछ हाँ। तो अरे लोग आरती ताई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हो, ते तर आहे, पण सांगते बस. खूप विचित्र प्रकारे ती असं टॉर्चर करतात दुसऱ्याला बस. समजू शकते. आणि आरती ताई, दुःख एकदा करायचं आणि संपून टाकायचं म्हणजे कसं? काय म्हणते ज्योती? दुःख दुःख एकदा करायचं आणि संपून टाकायचं म्हणजे कसं? बरोबर आहे. नंतर त्या विषयाची आठवण आल्यानंतर कुठलीच हालचाल नाही झाली पाहिजे मनामध्ये, म्हणजे संपलं. मग तो विषय, वस्तू, व्यक्ती काही असो, राईट, ज्याच्याने आपल्याला त्रास होतो, एकदाचाच तो त्रास पूर्णपणे करून घ्यायचा. काय भोकाड पसरायचंय पसरून घ्या, काय 2 कानाखाली वाजवायची वाजवून घ्या, काय तोडफोड करायची करून घ्या तोडफोड, पण एकदाचा विषय संपतो. ओके आणि ओके विद्या जो बोल रही है बिल्कुल सच है कि समाज भूलने नहीं देता, बाकी के लोग हम छोड़ना भी चाहे तो छोड़ने नहीं देते, पर छोड़ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से अपने ही ग्रुप मेंबर्स के साथ बड़े से बड़ा दुख को शांति से डील करते हुए देखा, अभी रिसेंटली बड़े से बड़े दुख को इतनी अच्छी तरह से, इतनी सुंदर वे से, एक ही बार दुख, वो 13 दिन दिए है ना आपको, उन 13 दिनों में दुख को खत्म करो, बाद में हाँ। जिंदगी में दोबारा वो दुख होना ही नहीं, ये बात कहते। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, अभी दुख की इतनी बात की है तो फल के बाद आता है दुख। दुख की व्याख्या वो 21 सूत्र में वो करते हैं, बाधना लक्षणम दुखम, पेन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉजिंग अनईजीनेस। दुख का लक्षण क्या है? वो बेचैन करता है हमें, ये दुख का लक्षण है। सच बात है कि नहीं? अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, दुख अगर नजदीक आ भी रहा है, आप याद करो डॉक्टर जब इंजेक्शन तैयार कर रहा है तो क्या होता है? हम अंदर से, हमारा शरीर मन पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो जस्ट वो अभी इंजेक्शन, अभी तो सिरिंज भर रहा है, पर हम पहले से ही सिकुड़ जाते हैं। तो ये दुख का गुणधर्म है कि वो हमें बेचैन करता है। पेन इज एफ्लिक्शन विच एवरीवन डिजायर्स टू अवॉइड। द एफोरिज्म मे बी ट्रांसलेटेड एज फॉलोज, पेन इज द मार्क ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द सोल। दुख एक ऐसी चीज है ना, किसी को नहीं चाहिए। सब लोग दुख से बच के हट के गुजर जाने चाहते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा, दुनिया के साथ होगा, किसी के
बच्चे गुजरेंगे पर मेरे बच्चे नहीं, या किसी के माता पिता गुजरेंगे पर मेरे माता पिता नहीं, या किसी का पैसा चला जाएगा पर मेरा नहीं जाएगा, या किसी की इज्जत चली जाएगी पर मेरी नहीं। किसी भी लेवल का दुख कि कोई भी, हर कोई सोचना ही नहीं चाहता दुख के बारे में, अवॉइड करना चाहता है, और ये आत्मा को बाधा देता है, ये आत्मा में बाधा लाता है, हिंड्रेंस है ये। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक, हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉजिंग अनईजीनेस, इट इज अ मार्क ऑफ हिंड्रेंस ऑफ द सोल। आत्मा स्वीकार नहीं करता, ये उसका, जिसको स्वीकार नहीं करता आत्मा, उसे कहते हैं दुख। दुख किसे कहते हैं? जो आत्मा को स्वीकार नहीं। अब अगला दुख के बाद आता है अपवर्ग। अपवर्ग, दिस इज द लास्ट वन, ये आखिरी वाला है, 12वां। 22वें मंत्र में वो कहते हैं तदत्यंत विमोक्ष अपवर्ग। मोक्ष is the absolute deliverance from pain. Release is the absolute deliverance from pain. दुख से पूरी तरह निवृत्त होना, दुख से पूरी तरह छूट जाना, उसे कहते हैं अपवर्ग। ये सारे अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं? मोक्ष चाहते हैं। किस चीज से मोक्ष चाहते हैं? फ्रॉम सफरिंग। सो फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग इज अपवर्ग, उसे कहते हैं। तो ये जो दुख है और उसका जो, उससे जो मुक्ति है, उसका अभ्यास करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी चीजें जो है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनस, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये सब क्या है? ये सब ज्ञान के विषय है। ज्ञान के विषय को क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। सो दीज आर ऑल नोवेबल्स, दे आर द प्रमेय। इन चीजों का अभ्यास, इन चीजों का ज्ञान हमने लेना है। क्यों लेना है? अगर इनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हम इनको छोड़ सकते हैं, और इनसे अगर हम छूट गए तो मुक्ति मिल गई, दुख से हम पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। A soul which is no longer subject to transmigration is freed from all pains. ऐसा आत्मा जिसमें कोई प्रकार का दुख बचा नहीं है, उसे कोई प्रकार का दुख स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। Transmigration, which consists in the souls leaving one body and taking another, is the cause of its undergoing pleasure and pain. अगर आत्मा ने एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को अपनाया, यानी उसका अगर पुनर्जन्म हुआ, तो सुख दुख की श्रृंखला चालू रहेगी। अभी सुख खत्म नहीं हुए, ना दुख खत्म हुए हैं, और ये सुख दुख की पूरा साइकिल चालू है। The soul attains release as soon as there is an end of the body and consequently of pleasure and pain. लेकिन आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है, तो दूसरा शरीर धारण करने से पहले, यानी एक को छोड़ दिया, अभी दूसरा नहीं लिया है, वो जो बीच का समय है, आत्मा सुख दुख से मुक्त होता है, और इसीलिए हम कहते हैं आत्मा मुक्त है। We always say that the soul is free. Freedom is the nature of the soul. क्यों हम ऐसा कहते हैं? When the soul gives up a body, it becomes free from pleasure and pain. कब तक? Until it gets into another body. दूसरा शरीर धारण करने से एक दो शरीर के बीच में, दो जन्म के बीच में आत्मा सुख दुख से मुक्त होता है। Those are mistaken who maintain that release enables the soul not only to get rid of all pains, but also to attain eternal pleasure, for pleasure is an impermanent as pain and the body. सिर्फ दुख का अंत करने से नहीं होगा, सिर्फ पाप मुक्त करने से, मुक्त होने से नहीं होगा, पुण्य भी खत्म करने होंगे। पाप और पुण्य, जिसको हम, जो हमें सुख और दुख देते हैं,
सबको समाप्त करना होगा, वरना पुनर्जन्म होते रहेगा। इज दिस क्लियर? अरे तो जो ओरिजिनल मंत्र था वो मंत्र ये था आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनस प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव फल दुख अपवर्गस्तु प्रमेयम। ये सब हमारे अभ्यास के विषय है, ज्ञान के विषय है, प्रमेय है। 12 दिए थे, सूत्र नंबर 9 to 22, ये 12 के वर्णन या व्याख्याएं उन्होंने दे दी। आरतीताई, बोलो। सुख आणि दुःख आपण संपवून टाकायचे. हो. तर दुःख तर कळेल आपल्याला, पण मग सुखाची व्याख्या कशी? सांगितलं, आंबा खाऊन झाला, पुन्हा आठवण नाही काढायची. ओ, ओके ओके. पतंजली योग म्हणजे सूत्रामध्ये ते डिस्क्रिप्शन देतात कॉन्शियसनेसचे. एका ठिकाणी हम्म, त्यांनी वर्गीकरण दिलेलं आहे, क्लासिफिकेशन दिलेलं. कॉफी प्यायला खूप आवडते, सो कॉफीची अटॅचमेंट. राग, हम्म, कॉफी प्यायला आवडते, सो कॉफीची अटॅचमेंट. मग आपण ठरवतो की नाही नाही कुठल्याही गोष्टीशी अटॅच राहायचं नाही. हा, तर कॉफी सोडून देतो, फिजिकली कॉफी पिणं सोडून देतो. पण मी कॉफी सोडलीये बरं का, मी कॉफी सोडलीये बरं का, मी कॉफी सोडलीये बरं हम्म. का. किती वेळा स्वतःच्या मनात पण विचार करतो आणि दुसऱ्यांना पण सांगतो. हे सेकंड लेवलचं अटॅचमेंट होतं. आणि नंतर हळूहळू कालांतराने कॉफीचा गंध जरी आला, मला कॉफी किती आवडायची, पण नाही, मी प्रत्याहार केला आणि मी सोडून दिली. तर अशा काळांतराने पण आठवणी येतच राहतात. नुसता गंधनी आठवण आली म्हणजे गंध आला आणि विचार आला म्हणजे राग अजून आहे, प्लेजर अजून आहे. द प्लेजर इज नॉट ओव्हर. ओ हाऊ आय यूज्ड टू लव्ह दॅट. The pleasure is very much there. When you reach a state of consciousness or a state of mind where you don't even remember that ever you used to like coffee or not. The smell of coffee doesn't trigger any memory of any kind of all the pleasures that you might have had. Then you are free from pleasure. ओके, मग हे आपण सगळ्या याला रिलेट करू शकतो लाईफ मध्ये. दॅट इज ओके. थँक्यू. The simple trick is whatever you are enjoying right now, enjoy it and be done with it. मेमोरी में वो एंजॉयमेंट बैठ जाता है, फिर उसको हम बार बार याद करते हैं, कितना मजा आया था, कितना मजा आया था. यानी अभी तुम सुख को पूरी तरह से तुमने छोड़ा नहीं, उसे बार बार याद करते हो, कितना मजा आया था, कितना अच्छा लगा था, हाउ मच फन वी हैड फन ना, खत्म है. हमारे 99% दिनचर्या जो है, हम दिन में जो भी करते हैं वो कल का रिपीटेशन है. मुझे कॉफी बहुत पसंद है, 9 बज गए मैं कॉफी पीऊंगी. मुझे चाय बहुत पसंद है, 9 बज गए मैं चाय पीऊंगी. ये रोज का हो जाता है. कल आज जो अभी मैं चाय पी रही हूँ उसको पूरी तरह से मैंने पी लिया. कल सुबह 9 बजे तक मुझे सोचना भी नहीं है उसके बारे में. कल सुबह 9 बजे चाय बनाया, पी लिया, लेकिन उसका सुख, बहुत मजा आया, कितना अच्छा लगता है, मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय के बगैर रह ही नहीं सकती. All these thoughts of pleasure are attachments. Finish it off. Every cup of tea, the pleasure of having that cup of tea should be over with the last sip, then and there. No carry forward. अगर आगे जाके आप लोगों को कोई बोले, if somebody says, यार तुला काय किती या चांगलं आणून दिलं किंवा काही खायला मागवलं किंवा काही दिलं, तेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब तेरे को कुछ भी चलता है, तो बी हैप्पी.
स्थित प्रज्ञ हो गए समझ लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर डन विद इट देन एंड देयर एंड इट्स ओवर। ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो दैट finishes with the Nyaya Sutra finally. All right, and I think I will just add this class to the Nyaya Sutra class. और अभी हमारे पास एक 20 मिनट है और मैं वैशेषिक दर्शन मुझे स्टार्ट करना है, बट आई थिंक वी विल डू वैशेषिक टुमारो। क्या लगता है? हम एक 15-20 मिनट मेडिटेशन करते हैं और फिर रुकते हैं, चलेगा? ऑलराइट, विल डू, ओके। तो तभी तक हमारे जो प्रमेय है, जो नॉवेबल्स है, आज उनको थोड़ा चबाओ, उनके बारे में सोचो और सी हाउ यू लाइक इट, या सी व्हाट यू थिंक अबाउट, जस्ट कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे। जी पद्मजा, कुछ बोल रही हो? मला बाहेर जायचं, मी आता सोडते दूध. ऑल फाइन Ma'am, me too. I have a class, so I will just go through the recording. नो प्रॉब्लम, ओके, सी यू टुमारो। Thank you. Bye. करेंगे मेडिटेशन, बाकी हम जो भी है एक 10-15 मिनट ले लेंगे। चलो, अपने चश्मे वगैरह उतार लो, बड़े आराम से बैठ लो, पीठ को सीधी रखने की कोशिश। अगर पीठ को सीधी रखने के लिए तकिया लेना पड़े तो ले लो, कुछ सपोर्ट लेना पड़े तो सपोर्ट ले लो, आराम से बैठ लो। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दो, अपने नेक को भी ढीला कर लो, कुंडी हिला लो, नेक को रिलैक्स करो, शोल्डर्स को रिलैक्स करो, शोल्डर्स नीचे की तरफ। शोल्डर शुड ऑलवेज बी बैक एंड डाउन। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो, जेंटली क्लोज योर आईज। जस्ट रिलैक्स। अभी भी शरीर का कोई हिस्सा आप एडजस्ट करना चाहो, आपके हाथ या आपके पैर, तो अभी भी कर लो, ताकि फिर आप स्थिर बैठ सको। पीछे सरकना है, थोड़ा सरक लो ताकि पीठ और सीधी हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द स्पाइन स्ट्रेट so that the pranic flow becomes good. Relax both your legs, दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। Relax both your hands, अपने दोनों हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। मेडिटेशन करते वक्त अपनी उंगलियां दोनों हाथों की इंटरट्वाइन कर लेना है, हाथों को, ताकि छूटे ना। अगर ध्यान मुद्रा करोगे तो छूट जा सकता है। और you can do the yoni mudra, which is also very good for meditation. You could try holding your hands like this, the yoni mudra. पेट, छाती को ढीला छोड़ो। Make sure that your back is erect and but relaxed. Relax the muscles of your face, चेहरे के स्नायु को रिलैक्स करो, चमड़े को रिलैक्स करो, दांतों को रिलैक्स करो। Relax your jaw, your teeth, your tongue.
रिलैक्स द कॉर्नर्स ऑफ योर आईज, आंखों के जो कॉर्नर्स है उसको रिलैक्स करो। बस अपने शरीर के साथ बने रहो। स्टे विद द बॉडी, योर माइंड ऑन योर बॉडी। कुछ समय के लिए हम अपने मन को शरीर से बांध देंगे। अगर किसी शरीर के किसी एक हिस्से को देखना है तो आप देख सकते हो, या पूरे शरीर को पैर से लेकर सर तक अगर देखते रहना है तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आपको अपना ध्यान शरीर के अंदर के किसी ऑर्गन से बांधना है तो वो भी आप कर सकते हो, पर मन को शरीर के किसी न किसी हिस्से पर बांध दो। If you want to focus your mind on your heart or your liver or your navi or any part of your body, go ahead and do it. Just make sure that the mind does not move anywhere else away. मन अगर कहीं और जाए तो उसे फिर से अपने शरीर पे ले आओ। Your mind completely, totally connected to your body. बिल्कुल मन को शरीर से दूर नहीं होने दें। शरीर के किसी न किसी हिस्से पर अपने मन को बांधे रखें। Keep your mind totally connected to your body for a few more moments. कुछ क्षण और मन को हिलने नहीं देना शरीर से। अब जो मन अपने शरीर पे बांधा था उसी को देखो। टेक अ लुक एट योर ओन माइंड। आपका मन जो स्थिर और शांत हो गया है उसको देखो। अपने मन से अपने ही मन को देखो। For 1 minute, we will observe our own minds.
कैसा है तुम्हारा मन, देखो तो। मन के अंदर अगर कोई विचार है तो उनको देखो। Observe your own thoughts. If there are any. If the mind is quiet, then observe the quietness of the mind. मन अगर शांत है तो मन की शांति को देखो। And now slowly, gently take your attention to your breath. अब धीरे धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाओ। देखो तो आपके सांसों की क्या अवस्था है। क्या आपकी सांसें आपको महसूस हो रही है? Can you feel your breath? If you can feel your breath, feel it. If you cannot feel your breath, then just keep your attention at the edge of your nostrils. सांसों पे अपने मन को बांधना है। पेट या छाती या नाक के पास अगर सांसें महसूस होती है तो उसे महसूस करना है। और अगर सांस ना के बराबर हो गई है तो बस उस ना के बराबर सांसों को देखते रहना है। ध्यान बिल्कुल हटने ना पाए। Keep your mind completely on your breath. For 1 minute, we will stay with our breaths. 1 मिनट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सांसों को देखते रहेंगे। और धीरे से मन की आंखों को बंद कर दो। कुछ नहीं दिखना। मन की आंखें पूरी तरह से बंद कर दो। ना कुछ देखेंगे, ना कुछ सोचेंगे, ना कुछ करेंगे। अगर मन की आंखें बंद करते ही अंधकार छा जाता है तो बस उस अंधकार का एहसास लेते रहो।
गहराई का एहसास लेना है। As you close down the mind, you will experience your own depths. Just be there for a few moments. कुछ क्षणों के लिए वहीं पे रुको। अब धीरे से लौटना होगा। कम बैक टू योर ब्रेथ। फिर से अपना ध्यान मन की आंखों को खोल दो। ध्यान सांसों पर ले आओ। एक हल्की सी गहरी सांस ले लो। Gently take a deep breath and become aware of your body. शरीर का एहसास सांसों के माध्यम से। Bring your attention back to your body. अपने शरीर पे अपना ध्यान ले आओ। जिस अवस्था में आप बैठे हो, the posture of your body, अपने हाथ पैर जिस तरह से रखे हैं उस पर ध्यान दें। Make gentle movements of your fingers and toes और धीरे से अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलानी है। शरीर का एहसास बढ़ाना है। And whenever you are ready, just rub both your palms together and place them on your eyes and gently open your eyes. जब भी आपका मन करे अपने चेहरे पे अपनी आंखों पे हाथों को रखकर धीरे से आंखें खोलिए। टेक योर टाइम। अपना जितना समय चाहिए आप ले आराम से बैठे रहो।